हेलो गाइस। आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमर्स। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स, जिसमें हम लोग जानेंगे कि हम लोग पॉलीमर्स क्यों पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, जो कि एक काफी वास्ट टॉपिक है। तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स। हम लोग पॉलीमर्स को क्यों पढ़ते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है उसकी यूसेज, यानी उसका यूसेज बहुत ज्यादा है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी, और डे टू डे लाइफ में भी हम लोग पॉलीमर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जानते हैं कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। द यूज ऑफ पॉलीमर्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक बकेट्स, कप्स एंड सॉसेस, चिल्ड्रंस टॉयज, packaging bags, synthetic clothing materials, automobile tires, gears and seals, electrical insulating materials and machine parts has completely revolutionized the daily life as well as the industrial scenario. Indeed, the polymers are the backbone of four major industries, that is plastics, elastomers, fibers and paints and varnishes. जैसे कि मैंने कहा था कि पॉलीमर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है डे टू डे लाइफ में भी और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी, इसीलिए पॉलीमर्स को पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। पॉलीमर बेसिकली दो ग्रीक वर्ड्स को मिलाकर बना हुआ वर्ड है। जो दो ग्रीक वर्ड है उनमें से है एक पॉली और एक मर। पॉली का मतलब ग्रीक में होता है मेनी, यानी बहुत सारा। मर का मतलब होता है एक छोटा सा यूनिट या एक छोटा सा पार्ट। तो इन दोनों को मिला के पॉलीमर यानी बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स, इसका मतलब होता है पॉलीमर। आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर पे। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं पॉलीमर को बनाने के लिए। इसीलिए पॉलीमर्स को ये कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल से बना होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल यानी एक छोटे मॉलिक्यूल के कहते हैं, और उसी मैक्रो मॉलिक्यूल्स को लगातार रिएक्शन करवाकर हम लोग पॉलीमर बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द सिंगल यूनिट ऑफ अ पॉलीमेरिक चेन इज कॉल्ड अ मोनोमर। मोनोमर बेसिकली उसको कहते हैं जहां से हम लोग जिस मॉलिक्यूल से हम लोग पॉलीमर बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि इस केस में है पॉलीइथीन पॉलीमर के केस में है इथीन, जो कि एक मोनोमर है। पॉलीइथीन पॉलीमर के केस में इथीन एक मोनोमर है। और जो सेकंड एग्जांपल हम लोग ने यहाँ लिया है नायलॉन 6,6, इस केस में ये दोनों एक्चुअल में मोनोमर नहीं कहेंगे, इनको कोपॉलीमर कहेंगे, क्योंकि इसमें दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप वाले मोनोमर्स का इस्तेमाल हो रहा है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम रेस्पेक्टिव मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। बेसिकली ये रिएक्शन जिसमें हम लोग पॉलीमर्स को बनाते हैं उस रिएक्शन को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर चार ब्रॉड टॉपिक्स में क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन हमारे नए सिलेबस में इन चार क्लासिफिकेशंस के अलावा और दो क्लासिफिकेशंस हैं छोटे छोटे, उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्स, यानी जो हम लोग सोर्स इस्तेमाल करते हैं पॉलीमर को बनाने के लिए, जो मोनोमर इस्तेमाल करते हैं उसकी ओरिजिन क्या है, मोनोमर की ओरिजिन क्या है, उसके बेस पर भी पॉलीमर्स क्लासिफाई होते हैं तीन टाइप्स में। एक होता है नेचुरल पॉलीमर्स, एक सेमी सिंथेटिक, और तीसरा है सिंथेटिक पॉलीमर। सेकेंड ब्रॉड क्लासिफिकेशन आती है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है वो लीनियर है या ब्रांच चेंज्ड या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। थर्ड ब्रॉड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस विच आर प्रेजेंट इन द पॉलीमर। इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पर क्लासिफाई किए जाते हैं इन चार टाइप्स में पॉलीमर्स को। लास्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, यानी किस प्रोसेस के थ्रू हम लोगों ने पॉलीमर को बनाया है।
जो कि दो रिएक्शन आते हैं मेनली, एक एडिशन रिएक्शन, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। हम लोग अभी एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्स, यानी मोनोमर का जो सोर्स हम लोगों ने इस्तेमाल किया है पॉलीमर को बनाने के लिए, वो कहां से ओरिजिनेट है। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन नेचुरल पॉलीमर्स, या इस नेचुरल पॉलीमर्स में जो सोर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो मोनोमर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली ओरिजिनेट होता है नेचुरली, आई मीन नेचर में पाया जाने वाला पॉलीमर कहा जाएगा इसको बेसिकली। These polymers are found in plants and animals. Examples are proteins, cellulose, starch, resins and rubber. बेसिकली हमें पता है कि स्टार्च पाया जाता है प्लांट्स में, प्रोटीन, सेल्यूलोस, ये सब हम लोग एनिमल्स के थ्रू मिलता है हमें, और रबर जो कि प्लांट के थ्रू हम लोगों को मिलता है। तो ये सब भी पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोगों को नेचुरली मिलते हैं। अब सेकेंड टाइप आता है सेमी सिंथेटिक। इस टाइप में हम लोग नेचर से हम लोग पॉलीमर तो लेते हैं, लेकिन उन मतलब कुछ कंपाउंड्स तो उठाते हैं नेचर से, लेकिन उसमें कुछ सिंथेसिस करते हैं जिसके थ्रू एक नया हम लोगों को पॉलीमर मिलता है। बेसिकली इनमें एग्जांपल आता है सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स एज सेल्यूलोज एसिटेट, जिसे रेयन भी कहा जाता है, एंड सेल्यूलोज नाइट्रेट एक्सेट्रा आर द यूजुअल एग्जांपल्स ऑफ दिस सब कैटेगरी। यानी सेल्यूलोज के डेरिवेटिव्स सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल्स में आते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन इसमें हम लोग देखते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, यानी जो मैन मेड होते हैं, पूरी तरह से लेबोरेटरी में तैयार किए जाने वाले पॉलीमर्स। इनकी डेफिनेशन देखते हैं। अ वैरायटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स एज प्लास्टिक यानी पॉलीथीन, सिंथेटिक फाइबर्स नायलॉन 6,6 एंड सिंथेटिक रबर जैसे बुना एस, बुना एन आर द एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड पॉलीमर्स एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डेली लाइफ एज वेल एज इन इंडस्ट्री। जैसे कि हम लोगों को पता है प्लास्टिक हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही सिंथेटिक रबर भी हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में भी। इन सब के अलावा इंडस्ट्रीज में भी इन सिंथेटिक पॉलीमर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन है लीनियर पॉलीमर्स की। बेसिकली लीनियर पॉलीमर्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट चेन होगी, इसीलिए इनको लीनियर पॉलीमर्स कहा जाता है। दिस पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन्स। एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर आर हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, जिनको हम लोग पीवीसी पाइप भी कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक्सेट्रा। दिस आर रिप्रेजेंटेड एज दिस। ये स्ट्रक्चर है बेसिकली लीनियर पॉलीमर्स का। स्ट्रेट चेन, लॉन्ग स्ट्रेट चेन दिख रहा है सामने सामने डायग्राम में। सेकेंड क्लासिफिकेशन है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। These polymers contain linear chain having some branches, for example low density polythene. These are depicted as follows. ये जो टाइप ऑफ कर्व दिख रहा है ये बेसिकली ब्रांचेस को डिपिक्ट करता है, यानी दिखा रहा है कि यहाँ पे ब्रांचेस हैं, लॉन्ग चेन है, स्ट्रेट चेन भी है, लेकिन बीच में ब्रांचेस भी हैं इन स्ट्रक्चर्स में। बेसिकली यही डिपिक्ट कर रहा है ये कर्ल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये है ब्रांच चेन पॉलीमर्स, जिनके एग्जांपल में हम लोगों ने देखा लो डेंसिटी पॉलीथीन आता है। नेक्स्ट टाइप है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड में बेसिकली अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं या क्रॉस लिंक्ड होते हैं, यूं कहूं। These are usually formed from bifunctional or trifunctional monomers and contain strong covalent bonds between various linear polymer chains. पता चल रहा है इसी से कि अलग अलग मोनोमर्स का इस्तेमाल हो रहा है इस टाइप ऑफ पॉलीमर्स को बनाने के लिए। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं मोनोमर्स में। उन मोनोमर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स को बनाने के लिए। बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्रॉस लिंक को बनाने के लिए। और एग्जाम्पल में हम लोगों को दिया गया है बेकेलाइट, मेलामाइन एक्सेट्रा। दिस पॉलीमर्स आर डिपिक्टेड एज फॉलोज। इनके डायग्राम भी दे रखा है। याद रखना इन क्लासिफिकेशंस में इनके डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में तुम लोगों को इनकी डेफिनेशंस के साथ साथ इनके ये डायग्राम्स भी बताने पड़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर आते हैं।
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स यूज्ड। यानी मैंने अभी बताया कि पॉलीमर को बनाने के लिए हम लोग एक स्मॉल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग मोनोमर्स मोनोमर्स कहते हैं। अभी मोनोमर्स में भी कुछ टाइप्स होते हैं कि हम लोगों ने एक मोनोमर इस्तेमाल किया है, सिर्फ एक मोनोमर या दो मोनोमर्स का इस्तेमाल किया है, उस पर भी क्लासिफाई होते हैं पॉलीमर्स। जैसे देखते हैं होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर किसको कहते हैं? इन दिस टाइप a single type of monomer unit is present, for example polythene। मैंने पॉलीथीन का एग्जांपल दिया था, तो उसमें सिर्फ मोनोमर इथीन ही इस्तेमाल हुआ था, एक ही यूनिट इस्तेमाल हुआ था, या यूं कहूं एक ही मोनोमर इस्तेमाल हुआ था। इसीलिए पॉलीथीन को हम लोग कहेंगे होमोपॉलीमर, यानी एक ही सेम मोनोमर से बनने वाला पॉलीमर। होमो का मतलब सबको पता होगा, सेम को कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन हेटेरोपॉलीमर और कोपॉलीमर। इसमें बेसिकली एक से ज्यादा मोनोमर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स। फॉर एग्जांपल नायलॉन 6,6। हम लोग आगे जाकर देखेंगे कि नायलॉन 6,6 में हम लोग दो तरह के मोनोमर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक उनमें से होता है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एक होता है एडिपिक एसिड, जिनका इस्तेमाल करके हम लोग नायलॉन 6,6 को बनाते हैं। तो ये दो अलग मोनोमर का इस्तेमाल किया, दो हेटेरो मोनोमर का इस्तेमाल किया अलग अलग, इसीलिए इससे बना हुआ पॉलीमर को भी हम लोग कहते हैं हेटेरोपॉलीमर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे जाते हैं। उस पे जाने से पहले हम लोग एक जानते हैं कि एडिशन रिएक्शन बेसिकली किसको कहते हैं? A reaction in which one molecule combines with another to form a larger molecule with no byproduct, it's called addition reaction। बेसिकली हम लोग ऐड करते हैं एक रिएजेंट को दूसरे में, एक रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट से ऐड करते हैं, तो हम लोग को एक प्रोडक्ट मिलता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल मिलता है। लेकिन एडिशन रिएक्शन के केस में हम लोगों को कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिलता। बेसिकली इसे ही एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। मैंने एडिशन रिएक्शन का मीनिंग यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ही बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन है। देखते हैं, सबसे पहली क्लासिफिकेशन आती है एडिशन पॉलीमराइजेशन की, जिसमें हम लोग पॉइंट्स वाइज देखना शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड from repeated units of monomer units possessing double or triple bonds। बेसिकली एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? रिपीटेड यूनिट्स होते हैं। किनके रिपीटेड यूनिट्स होते हैं? मोनोमर्स के। लेकिन इस केस में मोनोमर या तो डबल बॉन्डेड होगा या तो ट्रिपल बॉन्डेड होगा, यानी अल्कीन या तो अल्काइन होगा मोनोमर। जैसे कि एग्जांपल में यहां दिख रहा है इथीन, पॉलीइथीन भी एक एडिशन पॉलीमर है जिसका मोनोमर है इथीन, एक डबल बॉन्डेड कार्बन दिख रहा है एग्जांपल में से। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ टू डिफरेंट पॉलीमर्स आर कॉल्ड एज कोपॉलीमर्स। मैंने अभी ही थोड़ी देर पहले ही बताया कि दो अलग अलग मोनोमर्स का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग उससे बनने वाले पॉलीमर को कहते हैं कोपॉलीमर। इसीलिए यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल में दो अलग अलग मोनोमर का इस्तेमाल किया है पॉलीमर को तैयार करने के लिए, इसीलिए हम लोग इस पॉलीमर को कहेंगे कोपॉलीमर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में। हम लोग देखते हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन एक्चुअली होता कैसे है। There are two broad types of polymerization reaction, that is addition or chain growth polymerization and condensation or step growth polymerization। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में हम लोग आगे चलकर देखेंगे। पहले देखते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इसका मतलब ये है कि चेन बढ़ रही है, लार्ज अमाउंट में चेन का एक्सपांशन हो रहा है इस रिएक्शन के थ्रू। पॉइंट वाइज देखना शुरू करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मोनोमर और डिफरेंट मोनोमर्स एड टुगेदर ऑन अ लार्ज स्केल टू फॉर्म अ पॉलीमर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी पिछले ही एग्जांपल में कि एक ही मोनोमर से एडिशन रिएक्शन के थ्रू हम लोग एडिशन पॉलीमर बना सकते हैं, या तो दो डिफरेंट मोनोमर का इसको ऐड करके हम लोग एक एडिशन पॉलीमर बना सकते हैं। वही लिखा हुआ है।
द मोनोमर्स यूज्ड आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। मैंने बताया कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में या तो अल्कीन इस्तेमाल होगा या तो अल्काइन इस्तेमाल होगा, यानी बेसिकली डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का कंपाउंड इस्तेमाल होंगे। फॉर एग्जांपल अल्कीन्स, अल्काइलिडीन्स and their derivatives. This mode of polymerization leading to an increase in chain length or chain growth can take place through the formation of either free radicals or ionic species. Basically जब एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है तो उस रिएक्शन या तो क्या कहते हैं कि फ्री रेडिकल्स के थ्रू होता है या तो आयोनिक स्पीशीज के थ्रू होता है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आयॉन्स के थ्रू होता है या तो फ्री रेडिकल्स के थ्रू। हम लोग यहाँ पे फ्री रेडिकल्स से कैसे रिएक्शन होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसे होता है फ्री रेडिकल्स के थ्रू, हम लोग वो अब देखेंगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कैसे होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, चलिए देखते हैं। द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है पॉलीइथीन का, तो उसमें मोनोमर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है इथीन, इसलिए द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टू पॉलीथीन consists of heating or exposing to light a mixture of ethene with a small amount of benzoyl peroxide initiator। बेसिकली सबसे पहले स्टेप में हम लोग करते हैं कि इथीन को हीट करते हैं, और या तो हीट करते हैं या तो हम लोग एक्सपोज कर देते हैं उसको लाइट के थ्रू, आई मीन लाइट को एक्सपोज कर देते हैं इथीन पे, उसमें इथीन के मिक्सचर पे, और उसमें हम लोग एक स्मॉल अमाउंट में बेंजोइल पेरोक्साइड भी डालते हैं, जिसे हम लोग यहाँ इनिशिएटर कहते हैं, यानी बेसिकली रिएक्शन को इनिशिएट करता है, फ्री रेडिकल्स फॉर्म करता है बेंजोइल पेरोक्साइड। द प्रोसेस स्टार्ट्स विद द एडिशन ऑफ फिनाइल फ्री रेडिकल फॉर्म्ड बाय द पेरोक्साइड टू द इथीन डबल बॉन्ड, thus generating a new and larger free radical. This step is called chain initiating step. बेसिकली मैंने अभी बताया कि बेंजोइल पेरोक्साइड एक इनिशिएटर की तरह काम करता है, यानी रिएक्शन को इनिशिएट करने का काम करता है। बेसिकली फ्री रेडिकल्स फॉर्म करता है वो फिनाइल के थ्रू, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा द प्रोसेस स्टार्ट्स विद द एडिशन ऑफ फिनाइल फ्री रेडिकल, इसीलिए इस स्टेप को हम लोग कहते हैं चेन इनिशिएटिंग स्टेप। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बेसिकली 3 स्टेप में डिवाइड होता है। सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने देख लिया, चेन इनिशिएटिंग स्टेप। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। एज दिस रेडिकल रिएक्ट्स विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथीन, अनदर बिगर साइज्ड रेडिकल इज फॉर्म्ड। यहां पे देखना कि सबसे पहले बेंजोइल पेरोक्साइड ने फ्री रेडिकल्स फॉर्म किए फिनाइल के फॉर्म में, फिनाइल रेडिकल फॉर्म हो गया, ये था चेन इनिशिएटिंग स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हो रहा है कि फिनाइल इथीन के साथ रिएक्ट करके और फ्री रेडिकल्स फॉर्म करके चेन को प्रोपगेट कर रहा है, बेसिकली चेन को एक्सपांड करते जा रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पे, हम लोगों ने फिनाइल रेडिकल्स के थ्रू चेन को प्रोपगेट किया, वापस फिनाइल के थ्रू एक और फ्री रेडिकल जनरेट किया इथीन से, और उसी को हम लोग रिएक्शन करवाते जा रहे हैं बार बार इथीन से, और चेन को एक्सपांड कराते जा रहे हैं, या ये कहूं कि चेन को प्रोपगेट करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ग्रोथ करते जा रहे हैं चेन का। इसीलिए इस सेकेंड स्टेप को हम लोग कहते हैं चेन प्रोपगेटिंग स्टेप। द रिपीटेशन ऑफ दिस सीक्वेंस विद न्यू एंड बिगर रेडिकल्स कैरीज द रिएक्शन फॉरवर्ड एंड द स्टेप इज टर्म्ड एज चेन प्रोपगेटिंग स्टेप। बेसिकली इसी स्टेप को कह रहा है वो चेन प्रोपगेटिंग स्टेप। फिनाइल रेडिकल इथीन पर अटैक कर उनमें एक और रेडिकल फॉर्म कर रहा है फ्री रेडिकल, और उसी को बेसिकली इथीन से बार बार रिएक्शन करवा के एक लार्ज चेन फॉर्म कर रहा है, चेन प्रोपगेटिंग स्टेप, इसीलिए हम लोग इसे कह रहे हैं। Ultimately, at some stage, the product radical thus formed reacts with another radical to form the polymerized product. बेसिकली ये रिपीटेडली इथीन से रिएक्शन करते जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट पर रुक जाएगा ये रिएक्शन। जैसे ही मिक्सचर में सारे इथीन रिएक्ट कर जाएंगे फ्री रेडिकल से, तो ये एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगा। फॉर टर्मिनेशन ऑफ द लॉन्ग चेन, these free radicals can combine in different ways to form polyethylene. One mode of termination of chain is shown as under, यानी बेसिकली जब चेन प्रोपगेशन पूरी तरह से रुक जाएगा, तो
वो दो मॉलिक्यूल से वो दो फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन होकर पॉलीथीन बना लेंगे। इसी स्टेप को हम लोग कहते हैं चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। नाम से ही पता चल रहा है कि अब चेन पूरी तरह से टर्मिनेट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, बेसिकली पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो ये थे 3 स्टेप एडिशन रिएक्शन के। सबसे पहला था चेन इनिशिएटिंग स्टेप, जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड फ्री रेडिकल्स फॉर्म करता है और बेसिकली और अल्टीमेटली रिएक्शन को इनिशिएट करता है। ये था पहला चेन इनिशिएटिंग स्टेप। दूसरा था चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, जिसमें हम लोगों ने देखा कि फिनाइल रेडिकल इथीन से रिएक्ट करके और फ्री रेडिकल्स बनाता है और रिपीटेडली इथीन से रिएक्ट करके चेन को ग्रोथ करता है, चेन को प्रोपेगेट करता है, एक्सपांड करता है। इसीलिए हम लोग इस स्टेप को कहते हैं चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। थर्ड स्टेप हम लोगों ने देखा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, जिसमें बेसिकली जब फ्री रेडिकल से रिएक्शन पूरा हो जाएगा तो दो फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन बना लेंगे और वहीं पर रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने इस स्टेप को नाम दिया है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। नेक्स्ट रिएक्शन टाइप पर आते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। इससे पहले कि हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को पढ़ें, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कंडेंसेशन रिएक्शन में भी दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, लेकिन इसमें एक बाय प्रोडक्ट भी मिलता है। मैंने अभी हम लोगों ने कुछ मिनटों पहले ही देखा था कि एडिशन रिएक्शन में कोई बाय प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता, लेकिन कंडेंसेशन में बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता ही है। दोनों में कंबाइन होते हैं दो मॉलिक्यूल्स और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है। बस फर्क इतना है कि एडिशन में बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, कंडेंसेशन में बाय प्रोडक्ट बनता है। अब देखते हैं हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन between two different bifunctional or trifunctional monomeric units. In these polymerization reactions, the elimination of small molecules such as water, alcohol, hydrogen chloride, etc. take place. Basically, जो मैंने कहा था कि कंडेंसेशन रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट भी मिलता है, इस केस में बाय प्रोडक्ट मिलता है वाटर, अल्कोहल, HCl या और भी कुछ भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर हम लोगों को वाटर और अल्कोहल ही एज अ बाय प्रोडक्ट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में मिलते हैं। और यहां पर हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा कि दो मोनोमर बेसिकली कंबाइन होते हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स वाले और कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं। तो यहां पर दिख रहा है कि ये है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और ये एडिपिक एसिड, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। इसमें अमीन अटैच है और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू नाइलॉन 6,6 बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द एग्जांपल्स आर टेराइलिन, यानी जिसे डेक्रॉन भी कहा जाता है, नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6 एक्सेट्रा। नाइलॉन 6,6 का हम लोगों ने यहाँ पर रिएक्शन भी दे रखा है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड से बनने वाला नाइलॉन 6,6। बेसिकली ये रिएक्शन होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू, यानी कंडेंसेशन रिएक्शन है ये, हम लोगों ने अभी अभी देखा। नेक्स्ट पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और भी हम लोग इसको डीपली पढ़ेंगे अभी। दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जनरली इन्वॉल्व्स अ रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू बाइफंक्शनल मोनोमर्स। इससे पता चला कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स में एक तो ये कि दो मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होगा, दो मोनोमर्स का इस्तेमाल होगा और दोनों के दोनों बाई फंक्शनल होंगे, यानी दो फंक्शनल ग्रुप उनमें अटैच होंगे। जैसे कि हम लोगों ने नाइलॉन 6,6 के केस में देखा कि एक मोनोमर है हेक्सामिथाइलिन डायमीन जिसमें दो अमीन अटैच हैं, दूसरा है एडिपिक एसिड जिसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन may result in the loss of some simple molecules as water, alcohol, etc. बेसिकली वही जो मैंने पीछे बताया कि कंडेंसेशन रिएक्शन में हम लोगों को दिखता है कि कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स या बाय प्रोडक्ट्स जैसे वाटर या अल्कोहल या HCl एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलते हैं।
या यूं कहूं कि लॉस होते हैं, क्योंकि एज अ रिएक्शन हम लोगों को पता चलता ही है कि बाय प्रोडक्ट वेस्ट होता है बेसिकली, क्योंकि हम लोगों को मेन प्रोडक्ट से ही मतलब होता है, हमारा मोटिव पूरी तरह मेन प्रोडक्ट पे होता है, बाय प्रोडक्ट हमारा कुछ काम का नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, इन दीज रिएक्शंस the product of each step is again a bifunctional species and the sequence of the condensation goes on. Since each step produces a distinct functionalized species and is independent of each other, this process is also called as step growth polymerization. Basically, हर step में जब भी रिपीटेडली कंडेंसेशन रिएक्शन होता है तो सिंपल मॉलिक्यूल जैसे वाटर, अल्कोहल निकलते रहते हैं और हर बार हर स्टेप में एक अलग प्रोडक्ट हमें मिलता है। इसीलिए ये एक स्टेप के बेस पर ग्रोथ हो रही है चेन की, स्टेप बेस्ड हो रहा है ग्रोथ चेन का, इसीलिए हम लोग इसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ टेरेलिन और डेक्रॉन बाय द इंटरैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिपेथैलिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। बेसिकली एग्जांपल दे रखा है डेक्रॉन के फॉर्मेशन का, जिसमें हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल करते हैं और टेरिपेथैलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेशन के लिए। और इसमें मैं बता दूं कि इसमें बाय प्रोडक्ट हमें वाटर मिलता है। वाटर इस तरह मिलता है कि इथाइलिन ग्लाइकोल का हाइड्रोजन निकलता है और यहां से OH निकलता है, टेरिपेथैलिक एसिड का OH, और यहाँ का हाइड्रोजन निकल के फॉर्म करते हैं वाटर, और एज अ बाय प्रोडक्ट हम लोगों को रिएक्शन के बाद मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे, जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेसिकली हर कंपाउंड में कुछ मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच। अब वो डिपेंड करता है कि कुछ होते हैं वंडर वॉल फोर्सेस, कुछ होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। पॉलीमर्स में भी प्रेजेंट होते हैं। पॉलीमर्स में बेसिकली कई टाइप के फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मेन फोर्सेस होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडरवाल्स फोर्सेस। पॉइंट वाइज देखना शुरू करते हैं। A large number of polymer applications in different fields depend on their unique mechanical properties like tensile strength, elasticity, toughness, etc. मैं बता दूं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, टफनेस, ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो बेसिकली डिपेंड करती हैं पूरी तरह से मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। अगर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि स्ट्रांग है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, यानी टूटेगा नहीं ज्यादा। टफनेस भी ज्यादा होगी, यानी बहुत ज्यादा मजबूत होगा वो प्रोडक्ट, वो पॉलीमर। इसीलिए मॉलिक्यूलर फोर्सेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है पॉलीमर के केस में। दिस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर गवर्न्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फॉर एग्जांपल वंडरवाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द पॉलीमर। मैंने बताया अभी अभी कि फोर्सेस पे बहुत ज्यादा, मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी आती है पॉलीमर के क्वालिटी की जब भी बात होती है, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को देखकर ही पॉलीमर को चुना जाता है। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा ही उस पॉलीमर की अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस फोर्सेस ऑल्सो बाइंड द पॉलीमर चेन्स। Under this category, the polymers are classified into the following 4 subgroups on the basis of magnitude intermolecular forces present in them. मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पर भी हम लोग 4 टाइप ऑफ पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं 4 सब ग्रुप्स में, जिसमें सबसे पहला होता है इलास्टोमर्स, दूसरा होता है फाइबर्स, हम लोग जिसे आगे जानेंगे, और भी आगे 2 और क्लासिफिकेशंस होती है सब ग्रुप्स में, उसको हम लोग आगे चलकर देखेंगे। सबसे पहले होता है इलास्टोमर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो इलास्टिसिटी से कुछ मिलती जुलती होगी। इलास्टिसिटी पता होगा कि इलास्टिसिटी बेसिकली उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि जिस कंपाउंड को हम लोगों ने फोर्स लगा के खींचा और खींचने के बाद भी वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो उस प्रॉपर्टी को, उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। बेसिकली रबर को तुम लोगों ने देखा होगा, रबर को जब हम लोग खींचते हैं और जैसे ही हम लोग फोर्स हटाते हैं उस पे से, तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। बेसिकली इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। तो पॉलीमर्स में भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स, कुछ ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो इलास्टिसिटी बताते हैं।
जैसे होता है नियोप्रीन। देखते हैं हम लोग पॉइंट वाइज। दिस आर रबर लाइक सॉलिड्स विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने बताया। इन दिस इलास्टोमेरिक पॉलीमर्स द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी इनमें फोर्स, जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, जैसे वंडरवॉल्स फोर्सेस। दिस वीक बाइंडिंग फोर्सेस परमिट द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच्ड। बेसिकली वही कि फोर्स लगाने पर खींच रहा है, यानी पॉलीमर आई मीन स्ट्रेच हो रहा है। तो इसी से पता चलता है कि पॉलीमर में जो प्रेजेंट है मॉलिक्यूलर फोर्सेस वो बहुत वीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अ फ्यू क्रॉस लिंक्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द चेन्स which help the polymer to retract to its original position after the force is released, as in vulcanized rubber. अभी बेसिकली मैंने बताया कि इलास्टोमर्स में होता यू है कि इलास्टिसिटी वो लोग इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी वो लोग बताते हैं, आई मीन इंट्रोड्यूस करते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने उनमें कुछ क्रॉस लिंक्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ क्रॉस लिंक्ड के थ्रू भी मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, जिनकी वजह से अगर फोर्स अप्लाई किया है, स्ट्रेच हुआ है पॉलीमर, तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में भी आ जाता है। किनकी वजह से? कुछ क्रॉस लिंक्स की वजह से, जिनमें कुछ इलास्टोमर्स के कुछ एग्जांपल्स भी यहां दे रखे हैं, बोना एस, बोना एन, नियोप्रीन एक्सेट्रा। नियोप्रीन का स्ट्रक्चर भी यहां दे रखा है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है फाइबर्स की। Fibers are the thread-forming solids which possess high tensile strength and high modulus. Basically वही कि इन पर फोर्स हम लोग अगर ज्यादा लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी टूटेंगे नहीं, यानी इनके अंदर जो फोर्स प्रेजेंट होगा, मॉलिक्यूलर फोर्सेस फाइबर्स में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर्ड टू इलास्टोमर्स। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स can be attributed to the strong intermolecular forces like hydrogen bonding। जैसे कि मैंने कहा कि फाइबर्स में strong intermolecular forces present होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। These strong molecular forces also lead to close packing of chains and thus impart crystalline nature। इन्हीं strong molecular forces की वजह से मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली बॉन्ड होते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स बहुत एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, जिनकी वजह से एक क्रिस्टलाइन नेचर होता है फाइबर्स का। और इन फाइबर्स के एग्जांपल्स में आता है पॉलीएमाइड्स, जिसे हम लोग नायलॉन 6,6 भी देखते हैं, कहते हैं, जिनकी फॉर्मेशन हम लोग आगे चलकर देखेंगे। दूसरा एग्जांपल है पॉलीएस्टर्स, जिसे हम लोग टेरिलीन भी कहते हैं। तो ये था फाइबर्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होती है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक से नाम से ही पता चल रहा है, थर्मो का मतलब होता है हीट। बेसिकली थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स उन पॉलीमर्स को कहा जाता है जिन पॉलीमर्स को हीट करने पे वो सॉफ्ट हो जाती है, या यूं कहूं मेल्ट हो जाती है, और जिनको अगर कूल किया तो वो बहुत ज्यादा टफ हो जाती है, हार्डन हो जाती है। उन ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। तो यही लिखा है इस पॉइंट में, दिस आर द लीनियर स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। यानी ये कि लीनियर होते हैं ये पॉलीमर्स, लीनियर चेन होते हैं, लेकिन स्लाइटली ब्रांच्ड भी होते हैं, यानी कुछ जगहों पे ब्रांच भी इनमें प्रेजेंट होती है। ऐसे मॉलिक्यूल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। जैसे कि मैंने बताया था कि हीट करने पे ये पॉलीमर्स सॉफ्ट हो जाते हैं या मेल्ट हो जाते हैं, और कूल करने पर हार्ड हो जाते हैं या टफ हो जाते हैं। These polymers possess intermolecular forces of attraction intermediate between elastomers and fibers। बेसिकली इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, यानी बीच के होते हैं। किनके बीच के? यानी ज्यादा वीक भी नहीं होते जैसे इलास्टोमर्स में है, या ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते जैसे फाइबर्स में होते हैं। इन दोनों के बीच की होती है उनकी मॉलिक्यूलर फोर्सेस की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सम कॉमन थर्मोप्लास्टिक्स आर पॉलीइथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल्स एक्सेट्रा। नीचे मैंने जो दिया है वो है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। नाम से ही पता चल रहा है हीट से ही कुछ रेलेवेंट होगा ये पॉलीमर।
और सेकेंडली थर्मोसेटिंग नाम से पता चल रहा है कि हीट करने पर भी इस पॉलीमर पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। इस पॉलीमर की सबसे खासियत ये होती है कि अगर हम लोग इस पॉलीमर को हीट भी करेंगे तो इस पॉलीमर को उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या ये पॉलीमर मेल्ट नहीं होगा। दिस पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड और हेवीली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स which on heating undergo extensive cross linking in molds and again become infusible। यानी बेसिकली वही कि इनमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है जिसकी वजह से हीट करने पर भी ये मेल्ट नहीं होते या इनफ्यूजिबल नहीं होते। दिस कैनॉट बी रीयूज्ड, यानी इन्हें वापस से ये पॉलीमर्स रीयूजेबल नहीं होते। सम कॉमन एग्जांपल्स आर बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स एक्सेट्रा। नीचे मैंने जो एग्जांपल दिया है यह है बेकेलाइट, ये बेकेलाइट का स्ट्रक्चर है। बेसिकली बेकेलाइट भी एक एग्जांपल है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन और आज के लिए हमारी लास्ट क्लासिफिकेशन होती है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी। बायोडिग्रेडेबिलिटी हम लोगों को पता है कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो नेचुरली या यूं कहूं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिग्रेड हो जाते हैं या यूं कहूं कि खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कुछ कंपाउंड्स। तो बेसिकली पॉलीमर्स में भी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिग्रेड हो जाती हैं नेचर की वजह से, माइक्रोब्स की वजह से या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। इसीलिए बायोडिग्रेडेबिलिटी के बेस पे भी दो टाइप ऑफ पॉलीमर्स बनते हैं, एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स और एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। सबसे पहले पॉइंट से देखते हैं, मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय माइक्रोब्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स। यानी वही कि सिंथेटिक पॉलीमर्स जो हम लोग लेबोरेटरी में तैयार करते हैं वो नेचर की वजह से या माइक्रोब्स की वजह से डिग्रेडेबल नहीं होते, इसीलिए हम लोग उन पॉलीमर्स को कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, जिनमें आता है एग्जांपल होता है पॉलीथीन, पीवीसी एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। Biodegradable polymers are a special class of polymer that breaks down after its intended purpose or bacterial decomposition process to result in natural byproducts such as gases, water, biomass and inorganic salts। Basically biodegradable polymers कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका इस्तेमाल सिर्फ कुछ वक्त के लिए हो सकता है, कुछ वक्त के बाद वो खुद ब खुद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिग्रेड हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिनमें एग्जांपल है पीएचपीवी, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। इन दोनों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के एंड में जानेंगे। तो गाइस आज के लिए हमारा इतना ही था। गुड लक।